भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काशी विश्वनाथ धाम में किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन। कहा, देश की उन्नति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है काशी विश्वनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी का किया रात्रि भ्रमण। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही आम लोगों से भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जल संचयन और बेटियों की शिक्षा के साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी है जरूरी। और मथुरा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 347 जोड़ों का हुआ विवाह। प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण ने समारोह में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब जिलों के समाचार विस्तार से। वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम में पूजन अर्चन किया। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम के भव्य स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश के विकास के साथ साथ देश का सांस्कृतिक विकास भी प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ धाम के भव्य लोकार्पण समारोह का अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय आयोजन बताया। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से गोवा और काशी दोनों ही महत्वपूर्ण है। गोवा में जहां समुद्र है वहीं काशी में मां गंगा है। सभी मुख्यमंत्रियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम परिसर का भव्य स्वरूप का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि काशी में पर्यटन में भी अब तेजी से विकास होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मां अहिल्या देवी जो जीर्णोद्धार किया था बाबा विश्वनाथ के मंदिर का, उनकी प्रतिमा यहां स्थापित करके सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि दी है। इस काशी यात्रा के बारे में कहते वक्त हर वक्त काशी पर्यटन के बारे में या धार्मिक पर्यटन के बारे में जाना जाता है और गोवा राज्य भी पर्यटन के बारे में हमेशा के लिए जाना जाता है। यानी गोवा में समुंदर है और यहाँ पे गंगा माता है, तो फिर दोनों से एक दूसरे के साथ पर्यटन के वास्ते जुड़े जाएंगे हमेशा के लिए। ये एक बहुत ही दिव्य दृश्य था और मेरा लगता है कि ये जो लोकार्पण हुआ, हमारा संस्कृति का जो उत्थान हुआ, इसमें देश का बहुत बड़ा गर्व बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने लाखों करोड़ों शिव भक्तों की इच्छा को पूरा किया है और एक भव्य मंदिर का जो एक निकल करके आया उसमें से, और जो हमको बताया गया कि पहले तो मंदिर का एरिया सिर्फ 2000 स्क्वायर मीटर में था, जो अब बढ़कर के 21 एकड़ एरिया ये निकला है। तो एक जो स्वरूप निकला है, ये इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूँ, योगी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। भारत माँ के लिए लोगों ने जान दिया है। भारत माँ के लिए अपने मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 7 साल में किया है, ये अगर थोड़ा 20-30 साल से किसी ने किया होता तो भारत अभी क्या बन गया होता। लेकिन अपने मोदी जी है, अभी भारत को दुनिया का अंदर में सबसे ताकत वाले, सबसे यूनिटी वाले, सबसे स्ट्रॉन्ग वाले देश बनने जा रहा है और बना हुआ है अभी। तो हम मोदी जी का ये काशी को देखे मिल में अपने दिल में इतना मतलब शांत मिल रहा है, इतना हम लोग को स्ट्रेंथ मिल रहा है। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के दल ने चंदौली में अंत्योदय के प्रणेता और भाजपा के प्रेरणा स्रोत रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। उन्होंने चंदौली में पड़ाव स्थित स्मृति उपवन पहुंचकर पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी अतिथियों ने आभासी म्यूजियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन वृत्त को देखने के बाद परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्रियों की पत्नियां भी उनके साथ मौजूद रहीं। मुख्यमंत्रियों का दल बुधवार को भगवान राम की जन्मस्थान पर बन रहे भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए अयोध्या भी जाएगा।
प्रधानमंत्री के 2 दिन काशी दौरे में जिन कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई थी, उनके इतर आधी रात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी की सड़कों पर निकल गए। काशी में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने आधी रात को निरीक्षण करने का फैसला इसलिए लिया ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। पीएम मोदी के लगातार काम करने और बेहद कम आराम करने की जो खबरें सामने आती रहती हैं, उनमें बीती रात एक ऐसा ही उदाहरण पेश करके सबके सामने रखा। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करता बनारस देश को नई दिशा दे रहा है और काशी का कायाकल्प यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ काशी की तस्वीर बदल रही है। पहले वाराणसी की बदहाली देख लोग निराश हो जाते थे, लेकिन अब असल परिवर्तन दिखता है। सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण से जहां काशीवासियों को जाम के झाम से निजात मिली है, वहीं सिर पर लटकते बिजली के तारों का जाल जमीन में डाला जा रहा है। काशी में विकास का लाभ पर्यटन के साथ साथ कला क्षेत्र को भी मिल रहा है। काशी के विकास की प्रगति की समीक्षा समय समय पर प्रधानमंत्री खुद करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री आधी रात को काशी के विकास कार्यों का जायजा लेने निकल पड़े। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था। अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन भी गए। उन्होंने कहा, अगला गंतव्य बनारस स्टेशन। हम रेल संपर्कता के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों से बात की। पीएम ने कहा कि वाराणसी में हर तरह का बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से काशी ने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। 2014-15 के मुकाबले 2019-20 में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी तक हो गई है और हवाई पर्यटकों की संख्या 30 लाख तक पहुँच गई है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था, वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश की बदलती तस्वीर, सच होते सपने, जमीन पर उतरी योजनाएं, ये सब संभव हो पा रहा है प्रधानमंत्री की न थकने, न रुकने और निरंतर गतिशील रहने की शैली से। इसमें देर रात को विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करना भी शामिल है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। वे लोगों के साथ खुलकर मिले, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में कितना उत्साह और प्रेम है, जो उनके स्थानीय सांसद भी हैं। अजय विक्रम सिंह और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का कल दूसरा दिन था। पीएम मोदी ने उमराह ग्राम में सर्ववेद महामंदिर धाम में आयोजित सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर केवल पीएम मोदी ने काशी के विकास मॉडल को देश को एक रोड मैप देने वाला बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम संभव है, इसलिए काशी एक वैश्विक पहचान हासिल करता जा रहा है। पीएम मोदी ने तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे देश हित के कामों में सबका सहयोग भी मांगा है। अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमराहा ग्राम में स्वरवेद महामंदिर धाम में आयोजित सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सदगुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस वर्ष महान स्वतंत्रता सेनानी सदगुरु सदाफल देव के कारावास की 100वीं वर्षगांठ भी है।
जब उन पर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने सद्गुरु सदाफल देव जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहाँ जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है, और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी। स्वाधीनता संग्राम के समय सदाफल देव जी द्वारा दिए गए स्वदेशी के मंत्र को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार, रोजगार और उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। सबका प्रयास की भावना के साथ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों से कुछ संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिनमें सद्गुरु के संकल्प पूरे हों और जिनमें देश की आकांक्षाएं भी शामिल हों। आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से कुछ संकल्प लेने की उम्मीद की। हम सबों को ये संकल्प लेना चाहिए। बेटी बचाना, पानी बचाना, ये हमारा मूलभूत दायित्व है आज के समाज में। भविष्य में अगर विश्व तीसरा हुआ तो केवल जल के लिए होगा। वाराणसी में विशाल स्वरवेद महामंदिर आकर्षण का केंद्र है। ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बनाया गया है। इस 7 मंजिला इमारत की दीवारों पर स्वरवेद के छंदों को उकेरा गया है। विहंगम योग का सबसे बड़ा केंद्र स्वरवेद महामंदिर का हिस्सा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में सद्गुरु सदाफल देव एक भाग है। पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहे कार्यक्रम न केवल उस त्याग और बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को कैसे वैश्विक स्तर पर हमें पहुंचाना है, इसके लिए स्वरवेद महामंदिर काज का एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वरवेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। योग को वैश्विक मान्यता 21 जून की तिथि को हम सब मनाते हैं। यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम को साकार रूप देने वाले श्रम साधकों का फूल बरसाकर सम्मान किया था और उनके साथ न सिर्फ खाना
खाया, बल्कि उनके योगदान की जमकर तारीफ भी की थी। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी ने श्रम साधकों के काम का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में कई मौकों पर श्रमिकों के काम को पूरी तरह से सम्मान देते हुए दिखाई पड़े हैं। मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। एक शिव भक्त के रूप में प्रधानमंत्री जब इस विश्व स्तरीय धाम से दुनिया को जोड़ रहे थे तब उनके योगदान को उचित सम्मान देना नहीं भूले, जिन्हें आमतौर पर श्रमिक, कारीगर या मजदूर का नाम देकर परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भुला दिया जाता है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस पावन धाम के निर्माण में लगे श्रमिकों तथा कामगारों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। श्रमिकों ने शायद ऐसे सम्मान की कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये नया भारत है जहां प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहता है। प्रधानमंत्री ने हमारे साथ खाना भी खाया है और फूल भी बरसाए हैं, साथ बात भी की है और हमारा काम भी देखा है। प्रधानमंत्री ने हमारे साथ आके बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री सीधे हमारे पास से आएंगे, ऑटोमेटिक कैसे होगा चमत्कार बालाजी दरबार में, सीधे हमारे पास से आ गए। कुछ श्रम साधकों ने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाने की पेशकश की तो प्रधानमंत्री एक आम जन की तरह उनके साथ ग्रुप फोटो क्लिक करवाने लगे। सबसे बड़ी बात देखिए, कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे और ले आइए अपने। और ये परंपरा है अजय, ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर श्रमिकों ने बड़े छोटे श्रम साधक और प्रधान सेवक के बीच की दीवार को गिरते हुए महसूस किया। संदेश साफ था कि सभी समान हैं, लोगों में न कोई दूरी है और न ही कोई भेदभाव। प्रधानमंत्री हमारे को आपके बराबर में लेके चलते रहे, छोटा बड़ा नहीं समझा, हमारे साथ ही बैठ के फोटो खिंचा ली उन्होंने। ऐसे नहीं सोचा, किसी की नहीं मानी। वो पुलिस वाले आए थे, उनको दूर कर दिया कि साइड में हो जाओ, मैं उनके साथ ही बैठूंगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने उनके साथ दोपहर में भोजन भी किया। यहाँ छोटे बड़े, ऊंच नीच का फासला पटता दिखा। प्रधानमंत्री ने श्रम साधकों के साथ संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। इसी साथ में बैठे थे, अंदर दोनों हमारे साथ, योगी जी भी हमारे साथ ही खाना खाए थे, अंदर सबको एक साथ बिठा के खाए थे, नीचे ऊपर नहीं देखा था। पूरी जिंदगी याद रहेगी। हम तो सोच नहीं रहे थे कि हम साथ में बैठेंगे क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खूबियां उन्हें औरों से अलग बनाती हैं, अलग पहचान देती हैं। और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने श्रम साधकों के योगदान और भूमिका को सम्मानित किया हो। इसी साल अक्टूबर महीने में देश कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में टीकाकरण के क्षेत्र में इतिहास दर्ज कर रहा था। 1 अरब वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी थी। ये ऐतिहासिक लक्ष्य कोरोना वॉरियर्स के योगदान के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता था। उनकी हौसला अफजाई को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के साथ दिन रात सर्दी गर्मी और वायरस के खतरों की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी को अंजाम देने वाले सुरक्षा कर्मियों से भी संवाद किया। वो आए तो आते उन्होंने पूछा कि कोविड के टाइम में आपने कैसे ड्यूटी की, आपके घर वाले आपको मना करते रहे होंगे। तो मैंने कहा सर मना तो करते थे, लेकिन मन में एक सेवा का भाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं सेवा में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपने जो एक बार कहा था कि मैं देश का चौकीदार, तो वो आपने जो कहा तो वो उससे हम चौकीदारों का मनोबल बहुत बड़ा सर। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माणाधीन संसद की नई इमारत के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इमारत के निर्माण में लगे श्रमिकों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वे एक पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में लगे हुए हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफाई कर्मियों के पैर धोती तस्वीरें लोगों के जहन में अभी भी ताजा होंगी। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों के योगदान से कुंभ की पहचान स्वच्छ कुंभ के रूप में हुई है। दिव्य कुंभ को भव्य कुंभ बनाने में सबसे बड़ा योगदान सफाई कर्मियों का रहा है। कुंभ में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। ये बड़ी जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों ने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में साफ सफाई को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मेहनत से उस मुल्क की तस्वीर बदलने वाले भारतीय श्रमिकों को प्रधानमंत्री मोदी का पूरा स्नेह मिलता रहा है। बात 2016 की है। कतर के दौरे पर तब प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दोहा में श्रमिक चिकित्सा शिविर में भारतीय कामगारों के साथ भोजन किया था। बिल्कुल इसी तरह अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे थे। तब भी प्रधानमंत्री रियाद में L&T श्रमिकों के आवासीय परिसर पहुंचे, श्रमिकों से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। प्रधानमंत्री ने श्रम साधकों के साथ संवाद किया, उनके अनुभव और विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। पीएम मोदी अपनी कथनी और करनी दोनों से ही बार बार ये साबित करते रहे हैं कि वो आम जन के नेता है। जितने सहज ढंग और अपनत्व के साथ वो समाज के सभी वर्गों के साथ घुलते मिलते हैं, उसमें अपनेपन की जो भावना नजर आती है वो दिखाती है कि उनका दिल सबके लिए धड़कता है और वो सही मायनों में सबके साथ और सबके विकास में यकीन रखते हैं, जिससे उन्हें सबका विश्वास हासिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मथुरा में सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। मथुरा शहर के BSA इंजीनियरिंग कॉलेज एवं छाता के बॉबी गार्डन में मेगा इवेंट के रूप में आयोजित हुए इस सामूहिक विवाह में कुल 347 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने इसमें शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी जोड़ों पर 16-16 हजार रुपए खर्च किए, वहीं 35,000 रुपए कन्यादान के रूप में हर वधू के खाते में जमा कराए गए। समारोह में भारी तादाद में जुटी भीड़ भाड़ के बीच सभी जोड़ों और उनके परिजनों के लिए विवाह की रस्मों को निभाने के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज यहाँ नगर निगम के द्वारा बन रहे हैं। उसमें कुछ मुस्लिम जोड़े भी हैं और कुछ हिंदू जोड़े भी हैं। तो एक सरकार की पहल है, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सरकार पहुंच रही है और यहाँ जो बेटी हैं उसके खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। बाकी जो सामान है उसका भी हम लोगों ने आपके सामने अवलोकन किया है। तो प्रयास सरकार का यही है कि जो जरूरतमंद लोग हैं बिना भेदभाव के उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रयागराज में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोक कला यात्रा का आयोजन किया गया। इस कला यात्रा में लगभग 750 कलाकारों ने हिस्सा लिया। ये कला यात्रा केपी कॉलेज मैदान से शुरू होकर बालसन चौराहा, चंद्रशेखर आजाद पार्क, हनुमान मंदिर होते हुए CAV इंटर कॉलेज के प्रांगण में समाप्त हुई। शहर के मुख्य मार्गों पर इन कलाकारों ने लोक कला का प्रदर्शन किया। देशराज पटेरिया ने बताया कि कला के कलाकारों को इस रैली में बुलाकर इन कलाओं को प्रोत्साहन देने का ये एक अनूठा रूप देखने को मिला। इस रैली में भारी मात्रा में कलाकारों ने भाग लिया। अमृत महोत्सव जो हमारा 75 वर्ष पूर्व हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, इसी सिलसिले में आज हमारे कई जनपदों से कलाकार जो कि भारतीय लोक कला महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल यदुवंशी जी के नेतृत्व में आज केपी ग्राउंड से और हम लोग यहाँ तक आए हैं और ये पग यात्रा निकाली गई है जो आज पूरे देश में ये संदेश हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब भारतवासी मिल करके और जो है ये खुशी जाहिर की। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कार्यालय आजमगढ़ द्वारा भारत के प्रसिद्ध शहीद एवं गाजीपुर निवासी परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के गांव धामोपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोक कलाकारों द्वारा वीर शहीदों की याद में तथा कोरोना से बचाव संबंधी संगीत में गीत भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित वीर अब्दुल हमीद के छोटे भाई नूर हसन ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने से लोगों को शहीदों से प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में 25 छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र के प्रबुद्धजन तथा काफी मात्रा में युवा उपस्थित रहे।
और आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इससे हमारे बच्चों को बहुत सीख मिली है। कुछ बच्चे जागरूक हुए, पुरस्कार मिला है, जिनको नहीं मिला वो और तत्पर होंगे पढ़ने के लिए। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमण अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ में असावधानी बरतना खतरनाक हो सकता है। उस पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लखनऊ के जीएमयू के पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर विभाग के विभागाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट के बारे में निष्कर्ष अभी कम ही आए हैं और इस मौसम में एयर पॉल्यूशन काफी बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही कोरोना का टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को कोरोना का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट आया है जिसमें कि 32 म्यूटेशंस के साथ में है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, और जो हमारे लिए जो दूसरी वेव आई थी जो कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से इसका प्रसार हो रहा है। तो ये जो इन्फेक्टिविटी है इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में हम लोगों को एक ज़्यादा संजीदा तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना चाहिए। अभी मैं जब भी हम लोग निकलते हैं मार्केट की तरफ होकर के तो देखते हैं कि कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। भीड़ है लोगों की, मास्क का उपयोग भी प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, भीड़ में ना जाएं, बहुत आवश्यक हो तो मिलना तो खुले में मिलें। यदि खुले में नहीं मिल पा रहे हैं, बंद में मिलना है तो खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, या एसी कमरे हैं, बंद कमरे हैं तो उनमें कहीं एग्जॉस्ट चलते रहना चाहिए। तो इस तरह के एहतियात लेकर के यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इस तीसरी वेव की जो एक संभावना लगातार जताई जा रही है, इसे भी मात देने में कामयाब हो सकेंगे। लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य से सरकार का प्रयास निरंतर जारी है। अस्पताल में ऑक्सीजन 30 बेड पर उपलब्ध होगी। साथ ही साथ संचारी रोग से बचाव के लिए मच्छरदानी का भी वितरण मरीजों को निःशुल्क किया गया। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह और लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कोरोना की विभीषिका में संकल्प लिया था कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4.5 के बाल महिला चिकित्सालय अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना की थी, जिसका शुभारंभ हो रहा है। अलीगंज बीएमसी में हमारी 150 लीटर की कैपेसिटी वाला एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुआ है, जिसको माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी और माननीय एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार जी ने अपने सामूहिक निधि से बनवाया है। बहुत तेज़ी से लखनऊ जनपद में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह में हम कुल 28 ऑक्सीजन प्लांट लखनऊ में चालू कर देंगे। अंत में जिलों के प्रमुख समाचार एक बार फिर। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काशी विश्वनाथ धाम में किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन। कहा, देश की उन्नति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है काशी विश्वनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी का किया रात्रि भ्रमण। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही आम लोगों से भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जल संचयन और बेटियों की शिक्षा के साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी है जरूरी।
और मथुरा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 347 जोड़ों का हुआ विवाह। प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण ने समारोह में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। जिलों के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।